क्वेश्चन आंसर्स को समझ नहीं सकते। अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो होता ये है कि आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपने पास पेपर्स खोल के देखा और उसमें एक अजीब घुमा के सवाल आया हुआ है, और अगर स्टूडेंट ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकता। और एट द एंड हमें ये सुनने को मिलता था, हम जिस एकेडमी में भी जाते थे, मैं कई एकेडमीज में गई, पंजाब यूनिवर्सिटी पहले 2 साल में तो मस्ट फेल करती है, तीसरे साल में जाके पास करना शुरू करती है। एकेडमीज ये नहीं कहती थी कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, वो कहती थी जो है ना कसूर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो पास नहीं करती। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह ने दिमाग खोला, और जिस तरीके से खुद पढ़ा, फिर कोशिश की कि उस तरह से स्टूडेंट्स ने बड़ा शुरू में जोर लगाया, नहीं मैम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दें। मैंने कहा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, आपके 6 महीने लग जाएंगे, टेक्स्ट पढ़ा दूंगी तो 2 महीने और ऊपर लग जाएंगे, लेकिन उस टेक्स्ट पढ़ने से ये होगा कि आप सारों की सप्ली नहीं आएगी। तो बजाय इसके साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप 2-3 महीने ऊपर लगा लें लेकिन टेक्स्ट पढ़ लें। तो मुझे कल खुशी सबसे ज़्यादा ये हुई कि मैंने इस दफ़ा, ये आई थिंक पहली पोइम थी जिसका मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ाया था, और डायरेक्टली मैंने क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसलिए करवा दी क्योंकि मुझे लगा कि इसके सारे पैसेजेस तो ऑलरेडी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में एक्सप्लेन्ड हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है टेक्स्ट पढ़ाने की। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब स्टूडेंट्स ने मुझे कहा नहीं मैम एक दफ़ा टेक्स्ट पढ़ा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद मुझे कहा कि नहीं मैम हम चाहते हैं कि हम डीपली इसको पढ़ें और हम हर तरह का सवाल जो है वो हल करें। तो भाई मैं तो ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे शाबाशी दूंगी। ठीक है, चलिए जनाब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो बेटा टाइटल है मेलोडिक ट्रेन्स का। मेलोडी इज द म्यूजिक that is also the music of life, the ups and downs, the rhythms of life. And trains are the thoughts, the attitudes, the people that came in our life and change our attitude. या फिर ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और देखिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं या आपकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। कुछ किरदार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो बातें, उनके अंदाज आपकी शख्सियत पे असरअंदाज हो जाते हैं। कभी बाज़ औक़ात पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कभी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सही? तो क्या होता है कि मेलोडिक ट्रेन्स बेसिकली क्या है, वो आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ दिखाएगा। मेलोडिक ट्रेन के अंदर एक शख्स है जो कि एक ट्रेन में बैठा है और वो डिफरेंट लोगों के एटीट्यूड्स को नोट कर रहा है। वो और नॉट ओनली वो डिफरेंट लोगों के एटीट्यूड्स को नोट कर रहा है, बल्कि वो जो ट्रेन है उसको लाइफ लाइक लेता है कि ये बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे ज़िंदगी हमारी चल रही है। कभी वो स्मूथ हो जाती है, कभी वो स्ट्रेट हो जाती है, और उसके इर्द गिर्द कभी पहाड़, दरिया, समंदर और ये सारी चीज़ें, कभी वो पीसा टावर तक पहुंच जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली इंसान के एटीट्यूड के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है। चाहे वो पिज़्ज़ा टावर का जो इमेज है, आप लोग कल पूछ रहे थे ना मैम अर्बन लाइफ एंड मैग्नेटिक ट्रेन्स, ये जो पिज़्ज़ा टावर है, इवन इसके बाद अभी वैलीज की बात आएगी, माउंटेन्स की बात आएगी, और भी बहुत सारे इसमें अभी इमेजेस आएंगे जो कि अर्बन लाइफ को शो कर रहे हैं। आपको मैं अंडरलाइन करवाती रहूँगी साथ साथ। तो क्या है, पिज़्ज़ा टावर बेसिकली एक ऐसा टावर है जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब बना हुआ, मतलब वो जब बनाया था वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ठीक है, जब बनाया था तो उस वक्त जब बनाने वालों ने बनाना था तो जी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग एक्चुअली पिज़्ज़ा टावर बनाना था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब बनाया ना तो वो ऐसे टेढ़ा बना हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे कि अभी गिर जाएगा, मतलब, लेकिन वो गिरा नहीं, अभी तक नहीं गिरा। ठीक है, और उसने उस पिज़्ज़ा टावर के जो फॉल है ना, उसकी फॉल फॉल लाइक लुक जो है उसकी, उसको कंपेयर किया इंसान के साथ। और वो कहते हैं कि इंसान भी जो है ना वो पिज़्ज़ा टावर की तरह है, वो गिर रहा होता है लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कई चांसेस, कोइंसिडेंस और इस तरह की चीज़ें आती हैं और वो उसके खिलाफ फाइट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे पोएट जो है वो दिखा रहा है कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। ठीक है, और इसी तरीके से वो डिफरेंट जो लोगों के, मतलब एक तरफ वो
ऐसे लोग दिखाता है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग दिखाता है जो फॉल तो होने वाले हैं लेकिन होते नहीं है, यानी कि दे हैव द फाइटिंग एबिलिटी, दे हैव द ज़ील एंड ज़ेस्ट टू गो अहेड, ठीक है, उनके अंदर एक मोटिवेशन होती है, वो आगे जाने का जज्बा होता है। ऑन द अदर हैंड वो कंपेयर करता है ऐसे लोगों को भी जो हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, छोटी छोटी बातों में एनएग्जाइटीज का शिकार हो जाते हैं, बहुत बुरी सोचों का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जब वो देख लेता है, कर लेता है, आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जब आप पहुंचते हो तो आप देखते हो कि वो कहता है कि जब मैं सुकून में आ जाता हूँ कि इफ आई टेक अ रेस्ट एट दैट टाइम, तो एक्चुअली वो फिर इन सारे लोगों के एटीट्यूड्स को कंपेयर करता है पोएट अपने साथ, और वो कहता है कि आई एम वन ऑफ देम, ठीक है, मैं भी बिल्कुल इनके जैसा हूँ, जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटीज है, मेरी भी बिल्कुल वैसी है, तो आई एम जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैं भी उसी शहर का हिस्सा हूँ जिस शहर का हिस्सा ये है, मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा हूँ जिस दुनिया का हिस्सा ये है। तो इस दुनिया के एटीट्यूड्स ने, इस दुनिया की इस मटीरियलिज्म ने किसी हद तक मेरे ऊपर भी असर कर दिया, तो एक्चुअली फिर उसको अपने अंदर बुराई नजर आती है, इसको कहते हैं एपिफेनी। लेकिन जी एपिफेनी आज का लिटरेरी टर्म, EPI, एपिफेनी, PHANY, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, एपिफेनी। आज आपने इसको एक्सप्लोर करना है, एपिफेनी होती क्या। एपिफेनी कहते हैं कि आपको इल्हाम हो जाना, ठीक है, हिदायत हो जाना, रिविलेशन ऑफ ट्रुथ को कहते हैं एक्चुअली एपिफेनी। इल्हाम किसे कहते हैं, रिविलेशन ऑफ ट्रुथ। एपिफेनी इज द सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ, अचानक से कोई एक वाकया आपके सामने हो जाए और आपको जिंदगी गुजारने का मकसद समझ आ जाए, कि आपको ये समझ आ जाए कि मैं कहाँ पे गलत थी, मेरे से कहाँ गलती हुई थी और मुझे कहाँ पे डायरेक्शन करनी है, और एकदम से आपका टर्न ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है उस दिन। और इस तरह के कई वाकयात बेटा हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। दैट इज द सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ, एपिफेनी। एक ऐसा इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको सारी अलिफ बे जिंदगी की सिखा देता है, ठीक है। और अल्लाह करे कि बेटा हमारी ज़िंदगी में अगर कभी इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो हमेशा अल्लाह से हिदायत ही मांगें कि या अल्लाह हमें अज़ाब से बचाना, अपनी आजमाइश पे इस्तिकामत दे देना बस, ठीक है, क्योंकि आजमाइशें तो सब पे ही आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहता है ना, कौन वो स्कोफेनियोर ने कहा था, द बिगेस्ट सिन इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो कहता है जो सिन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द बिगेस्ट सिन, ठीक है। और उसका स्कोफेनियोर का ये कहना था कि भाई जो इंसान दुनिया में आ गया ना वो तो आजमाया जाएगा, ठीक है। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि हमने इंसान को पैदा किया ताकि हम इसको आजमा सकें, ठीक है। अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए पैदा किया, दुनिया में सब कुछ लेने के लिए पैदा नहीं किया। तो एपिफेनी इज द रिविलेशन ऑफ ट्रूथ, कि हमारे सामने जिंदगी खुल के हमारे सामने आ जाती है, ठीक, जिंदगी के एम्स ऑफ लाइफ एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ कल एक स्टूडेंट ने सदफ ने आई थिंक पूछा था, मैम इसके अंदर क्या है, तो बेसिकली दैट इज द एपिफेनी, ठीक। अब समरी मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको टेक्स्ट बताती हूँ इसका क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, और वो जो व्हाइट एप्पल्स का बताया वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप इसमें सारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जो कल आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे ना, मैं आपको सारे आंसर करती हूँ। आज मेरे जहन में सारे क्वेश्चन हैं आपके, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो एंड पे मेरे से पूछ लीजिएगा। और ड्यूरिंग, बेटा आज मैं टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी बच्चा टेक्स्ट नहीं करेगा, अननेसेसरी टेक्स्ट नहीं करना, क्योंकि फिर मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। टेक्स्ट बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाना जो है ना, वो बिल्कुल फिर बंदा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अ लिटिल गर्ल विद स्कारलेट एनामल फिंगर नेल्स आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट इज। यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहता है कि ये छोटी सी लड़की जो है जिसके रेड कलर के एनामल्ड नेल्स हैं, यानी कि उसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, आस्क मी व्हाट टाइम इज इट, मतलब वो एक्चुअली क्या है, देयर इज दिस थीम ऑफ वैनिटी, अपीयरेंसेस, और यहाँ पे अफेक्शनेट मतलब अफेक्टेशन है उसके अंदर दिखावा है,
वो दिखावे के लिए एक्चुअली अपनी फिंगर्स को शो करने के लिए और अपनी रिस्ट टॉय वॉच को शो करने के लिए वो उससे टाइम पूछती है, हालांकि वो तो उसने फन के लिए पहनी होती है। तो वो कहता है कि एविडेंटली दैट्स अ टॉय रिस्ट वॉच, शी इज वेयरिंग फॉर फन। वो क्या शो करने की कोशिश कर रही होती है, वो उस शायर को शो कर रही होती है, पोएट को, कि भाई उसके पास एक रिस्ट वॉच है और उसके बहुत ब्यूटीफुल एनामल स्कारलेट नेल्स हैं जो कि रेड कलर के हैं। और एक्चुअली वो बच्ची जो है वो इमिटेट कर रही है यंगस्टर्स, वो जो यंग बच्ची है वो इमिटेट कर रही है अपने एल्डर्स को, जो कि एक्चुअली अपीयरेंसेस में पड़े हुए हैं, जो वैनिटीज में पड़े हुए हैं, जिनके लिए दुनिया जस्ट एक फन है, जिनके लिए दुनिया मतलब ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो कि अपीयरेंसेस में वैनिटी और फन में पड़ी हुई है। एंड इट इज फन टू वेयर अदर ऑड थिंग्स। और इसी तरीके से ये फन है कि वो अदर ऑड, हम लोग अदर ऑड थिंग्स पहनते हैं, लाइक दिस ब्रायर पाइप एंड ट्वीट कोट। ब्रायर पाइप बांसुरी को कहते हैं, ट्वीट कोट वो कहता है हमने भी ये ब्रायर पाइप पकड़ा हुआ है, और ट्वीट कोट यानी कि बहुत सारे लोगों ने फन के लिए और भी और थिंग्स अपने पास रखी है। कुछ लोग जो है अपीयरेंसेस के लिए ड्रेसअप होना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपीयरेंसेस के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखना पसंद करते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग गिटार बजाते हैं, इस वजह से नहीं बजाते कि उनको गिटार पसंद होता है, वो इस वजह से गिटार बजाते हैं कि उनको माइकल जैक्सन की तरह लगना होता है। और दैट इज द थिंक के अपीयरेंसेस, ठीक है। या फिर वो जो लड़के हैं आजकल के वो स्पाइक्स बना लेते हैं आतिफ असलम की तरह लगना है। तो व्हाट इज दिस, दीज आर द अपीयरेंसेस, डिसेप्शंस, और दैट इज सिंबलाइजिंग द अर्बन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द बिगेस्ट सटायर ऑन द अर्बन लाइफ कि ये सब के सब जो है फन में पड़े हुए हैं, इनकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, और इन्होंने जो ड्रेस भी किया हुआ है, जो वेयर भी किया हुआ है, दैट इज नॉट फॉर एनी मतलब कोई किसी खास एम या मकसद के लिए वो नहीं पहनते। वो कपड़ा इस वजह से नहीं पहनते कि उन्होंने गर्मी सर्दी से बचना होता है, बल्कि इसलिए पहनते हैं कि उनको अपीयरेंस और जो है अपने आप को शो करना होता है। दे हैव द अफेक्टेशन, और उनके अंदर दिखावा होता है, सही। तो इस वजह से वो ऐसा करते हैं। फिर वो कहता है लाइक डेट कलर सिराज विद द लाइंस ऑफ सीम्स cast in and plunging now and then into unfathomable valleys that cannot be deducted by the shape of person sitting inside it। और वो कहता है फिर एकदम से जब उसका ट्वीट कोड की तरफ उसका, अब देखिए यहाँ पे ना आप एक चीज ख्याल रखिएगा कि जो पिछला पैराग्राफ, पिछला पैसेज जहाँ पे खत्म होता है ना, स्टैंजा खत्म होता है, एक्चुअली वो इंटरलिंक्ड है नेक्स्ट लाइंस के साथ, ठीक है। तो वो जब ब्रायर बाइब और ट्वीट कोड को वो कहता है लाइक डेट कलर सिराज विद लाइंस ऑफ सीम, वो कहता है मेरे ट्वीट कोड के ऊपर वही लाइक डेट कलर सिराज साइराज विद द लाइंस ऑफ सीम स्केच्ड इन। सिराज जो है वो क्या है, यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। ये जो है एक माउंटेन्स की पूरी चेन है जिसको वो सिराज कह रहा है, और वो कह रहा है कि विद द लाइंस ऑफ स्कीम स्केच्ड इन, ऐसे मतलब ये डेट कलर सिराज यानी कि उन माउंटेन्स की पूरी चेन की तरह है ट्वीट कोड के ऊपर, जो मेरे जो लाइंस बनी हुई हैं विद द लाइंस ऑफ स्कीम स्केच्ड इन, जो उसके ऊपर स्केच हुई हुई हैं। एंड प्लंगिंग नाउ, वो भी इसी तरीके से जिगजैग पोजीशन में है, और प्लंग होती है नाउ देन इनटू अनफैथमेबल वैलीज, जो कि फिर प्लंग होती हैं इनटू अनफैथमेबल वैलीज, यानी कि ऐसी अनफैथमेबल इमेजरेबल वैलीज की तरफ वो चली जाती हैं। अब वो अपने ट्वीट कोड को जो है उन लाइंस के साथ, उन माउंटेन चेन्स के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है कि जब उसका पहले वो अपने ट्वीट कोड को देखता है, फिर वो ट्रेन से बाहर की तरफ देखता है। दैट इज हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो अब अपने ट्वीट कोड को उस माउंटेन चेन के साथ जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है, जो कि मतलब उसको ट्रेन से बाहर नजर आ रही है, जो कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज को शो कर रही है, जिसमें जो है अमेरिका आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अमेरिकन पोइट था। तो वो कहते हैं कि प्लंगिंग नाउ एंड देन इनटू अनफैथमेबल वैल्यूज, बल्कि इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो है आई थिंक ये देखे ना अमेरिका में, स्पेनिश अमेरिका, सिराज जो है ये चेन ऑफ माउंटेन्स है इन स्पेन और स्पेनिश अमेरिका, और स्केच्ड इन यानी कि रफली ड्राफ्टेड आउटलाइन है, और डाइविंग। अब यही चीज मैं आपको बता रही थी कि ये पूरी चेन है कहाँ पे, जो कि स्पेनिश अमेरिका के अंदर है,
मेरे जहन में स्पेन और अमेरिका आ रहा था, लेकिन ये स्पेनिश अमेरिका के अंदर है। बहरहाल, और वो प्लंगिंग ना हो, और वो भी ऊपर नीचे की तरफ जा रही है। प्लंगिंग ना हो यानी कि जिगजैग पोजीशन में, देन इनटू अनफेथमेबल वैलीज, और फिर वो इमेजरेबल वैलीज जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। वो माउंटेन चेन्स जो है एंड कहाँ पे हो रही है, अनफेथमेबल वैलीज में वो जो है एंड हो रही है। दैट कैन नॉट बी डिड्यूस बाय द शेप ऑफ पर्सन सिटिंग इनसाइड इट, जो कि एक पर्सन के उसको डिड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी कि इतनी इननमरेबल है, इतनी वास्ट है ये वैलीज कि वो एक शेप ऑफ पर्सन जो कि सेट हुआ है एक ट्रेन के अंदर, उसकी शेप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अनफैथमेबल वैल्यूज है। एक्चुअली यहाँ पे क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा है, इंसान की सोचें वास्ट है और इंसान की जिंदगी बहुत थोड़ी है। वो कह रहे हैं ना, सिटिंग इनसाइड इट, द शेप ऑफ अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड इट। यानी कि ये जो उसकी सोच है, जो अनफेथमेबल वैल्यूज हैं, वो एक्चुअली वो उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी थॉट्स हैं, जो कि चेन उसकी चलती ही चली जा रही है। और इंसान जो है इन सारी सोचों को एंट्रैप नहीं कर सकता। ठीक है, मी एंड जस्ट एज आवर वे इज फ्लैट अक्रॉस डेल्स एंड गल्चेस। डेल्स वादियों को कहते हैं, गल्चेस ये भी वादियां ही होती हैं, लेकिन वो जो खाइयां होती है ना नीचे की तरफ, जिसमें गाड़ी गिर जाए तो फिर बनता नहीं बचता, ये वो वाली गल्चेस है। ठीक है, एज दो आवर ट्रेन वर पेंसिल। और फिर वो कहता है, यही सोचते सोचते जब हमारी ट्रेन जो है फ्लैट अक्रॉस सीधे रास्ते पे निकलती है, जहाँ पे हम वादियां और गल्चेस देखते हैं, एज दो आवर ट्रेन वर अ पेंसिल, तो हमारी ट्रेन जो है वो पेंसिल की तरह हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे वर अ पेंसिल, अब अगला पैराग्राफ देखिएगा, जहाँ पे ये लाइन स्टॉप हुई है ना, जो नेक्स्ट इसका स्टैंजा होगा वो पेंसिल से रिलेटेड होगा कुछ। पैराफ्रेजिंग तो आप पढ़ ही लेंगे। अच्छा देखिए, पेंसिल guided by a ruler held against a photo model of Alps। ठीक है, अगेन नेचुरल इमेजरी वो यहाँ पे यूज कर रहा है, फोटो मॉडल ऑफ एल्प्स। एल्प्स बेसिकली ये भी क्या है, माउंटेन्स ही है। एल्प्स इज अ माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड एंड नेबरिंग कंट्रीज। इन स्विट्जरलैंड अ पास्चर ऑन माउंटेन साइड इज आल्सो कॉल्ड एल्प। ठीक है, एक पास्चर जो होता है जो माउंटेन साइड पे, उसको भी एल्प कहा जाता है। और एल्प बेसिकली क्या है, माउंटेन रेंज है स्विट्जरलैंड और नेबरिंग कंट्रीज में। और फोटो मॉडल क्या है, ये काइंड ऑफ पेंटिंग है जो कि दीवार के ऊपर लगी हुई है, और एक पिक्चर है जो कि पेंट हुई हुई है वॉल पे। अब वो कहता है कि वो जो फोटो मॉडल ऑफ एल्प्स है गाइडेड बाय अ रूलर, वो जो पेंसिल है वो इस तरह से चल रही है, यानी कि ट्रेन इज जस्ट लाइक अ पेंसिल और द लाइफ इज जस्ट लाइक अ पेंसिल। जैसे उसको कोई रूलर गाइड कर रहा है जैसे, और कैसे मतलब इस तरह से सीधी जैसे वो दीवार पे लगी हुई एक फोटो मॉडल है। ठीक है, एक वॉल के ऊपर पेस्टेड एक पेंटिंग है ऑफ एल्प्स जो माउंटेन्स की है, चेन ऑफ माउंटेन्स की है। वी बोथ कम टू सी डिस्टेंस एज समथिंग अनऑफिशियल एंड इम्पर्सनल। और हम दोनों यानी कि मैं और वो जो बच्ची है जो कि स्कारलेट एनामल नेल वाली है, हम शायद यहाँ पे उस डिस्टेंस को देखने आए हैं एज समथिंग अनऑफिशियल, जो कि अनऑफिशियल है। ठीक है, या फिर इम्पर्सनल है। ठीक है, वो हमारे लिए शायद ये वो चीज़ें हैं जो कि अनऑफिशियल यानी कि ट्रेडिशनल वे में, या एक आम इंसान उन सोचों को नहीं सोचता जो मैं और वो बच्ची सोच रहे हैं एक्चुअली। येट नॉट विदाउट इट्स क्यूरियस जस्टिफिकेशन, ना ही उसके मतलब जो लोग आम इंसान है ना उसकी क्यूरियस। देखिए, आम इंसान के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल इज दैट। और हम इन्हीं अपियरेंसेस में, इन्हीं चीज़ों में कि बस वो है ना कि या शेख अपनी अपनी देख, तो हम इसी फॉर्मूले पे जिंदगी गुजारते हैं कि बस मैंने पहन लिया, मैंने खा लिया, मैंने जी लिया एंड दैट इज ओके। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उन सोसाइटी के जो इवल्स हैं उनको पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ, जो कि नॉर्मल आम इंसान उसको अच्छा नहीं समझता। लाइक अगर हम एक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें बताएं कि भाई किसी को भी आप अच्छी बात बताते हैं, तो वो आगे से क्या आपको जवाब मिलता है, समझ लें कि बस आपकी बेइज्जती होने वाली है। तो वो कहता है कि भाई येट नॉट विदाउट इट्स क्यूरियस जस्टिफिकेशन लाइक द टाइम ऑफ स्टॉप वॉच। और वो कहता है कि नॉट विदाउट इसकी क्यूरियस जस्टिफिकेशन बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई द टाइम ऑफ स्टॉप वॉच। ठीक है, वो टाइम जो कि उसकी स्टॉप वॉच के ऊपर है, जो कि रुका हुआ है राइट ट्वाइस अ डे। ठीक है, और उसी को हम 2 दफ़ा मतलब ट्वाइस अ डे, मतलब एक स्टॉप वॉच जो है वो घड़ी के उसमें 2 पल होते हैं। एक जो है 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रातों के होते हैं। राइट ट्वाइस अ डे क्या होगा,
ट्वाइस अ डे, 2 दफ़ा 12 बजते हैं, यानी कि एक दिन के 12 होते हैं और एक रात के, यानी कि हर जो मोमेंट है ज़िंदगी का उसके 2 फेसेस होते हैं। एक डार्कनेस होता है और एक लाइट होता है, एक डे होता है और एक नाइट होता है। तो वो कहता है कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ऐसे ही अनऑफिशियल है और इम्पर्सनल है, शायद ये उसकी कोई क्यूरियस जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लाइक द टाइम ऑफ द स्टॉप वॉच। जैसे उस स्टॉप वॉच का टाइम था राइट ट्वाइस अ डे, जो कि 2 दफ़ा, मतलब जिसकी सुबह और शाम होती है, ट्वाइस अ डे। ओनली द वेट इन स्टेशन इज वेग एंड डायमेंशनलेस लाइक वन सेल्फ। ठीक है, और वो कहता है कि ये जो वेट है स्टेशन पे, यानी कि ज़िंदगी में जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है किसी चीज़ का, एक्चुअली वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन हम लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा पेशेंट इम्पेशेंट एटीट्यूड होता है हमारा, हमें इतनी जल्दी होती है अपनी मंजिल पे जाने की, अपनी डेस्टिनेशन पे जाने की, कि ओनली द वेट इन स्टेशन इज वेग, कि वो जो वेट होता है उस स्टेशन पे वो हमें बहुत ज़्यादा वेग लगता है और डायमेंशन लगता है लाइक वन सेल्फ। हाउ डू दे डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड इन इट? कैसे ये लोग डिसाइड करें कि कितना टाइम निकालना है, यानी कि उनके लिए वो वक्त गुजारना ही मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे हर कोई निकालता है, गुजारता है, लेकिन उसको प्रोडक्टिव कोई कोई बनाता है। तो वो कहता है ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हैं, ये इस तरह से फन में पड़े हुए हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि वक्त किस तरीके से गुजारना है। वन बिगिंस टू सस्पेक्ट देयर इज नो रूल और दैट्स इट्स अप्लाइड हैप्पीजर्टली। और एक को लगता है, उसको ये शक होने लग जाता है कि भाई इस दुनिया में तो कोई रूल ही नहीं है, ये तो सारा कारनामा ही हुकूमत का है, हुकूमत ही ख़राब है, कसूर ही सारा इमरान खान और नवाज शरीफ का है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है स्टेशन पे बैठ के, हम लोग जब फारिग होते हैं तो हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई कोई रूल ही नहीं है, सारा मेरे ऊपर डाल दिया है, या यूं कर दिया तो वो कर दिया, उसका कसूर था तो मेरा कसूर नहीं था। तो ये सारी एंड दैट इज अप्लाइड हैप्पीजर्डली। तो वो अब ये अर्बन लाइफ की बात बता रहा है कि ये सारी चीज़ें इसी तरह हैप्पीजर्डली होती हैं। हमारी जो जिंदगियां हैं वो स्कैटर्ड हैं, हमारे माइंड स्कैटर्ड माइंडेड हम लोग हैं, वी आर नॉट फोकस्ड कि हमने 24 आवर्स ऑफ वन डे अपने ज़िंदगी के कैसे गुजारने हैं। ठीक है, एक्चुअली वो डिलेमा ऑफ मॉडर्न मैन बता रहा है, इतना ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि हमें नहीं पता कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, सारा दिन पैनिक पैनिक एंड जस्ट पैनिक। ठीक है, रिलैक्स नहीं करते अपने आप को। तो फिर वो यहाँ पे क्या कहता है कि सैडनेस ऑफ फेसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑन द प्लेटफॉर्म। और इसी तरीके से वो कहता है कि हालांकि बच्चे तो जॉय का एक सिंबल होता है, लेकिन वो कहता है प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, उस अर्बन लाइफ के जो बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं, उनके भी फेसेस फुल ऑफ सैडनेस है। ऐसी मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई है कि शायद इन बच्चों के पेरेंट्स के पास इनके लिए वक्त नहीं है। वेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिलेमा ही यही है, वहाँ के बच्चे साइकोलॉजिकली अपसेट हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स के पास उन बच्चों के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, कंसर्न ऑफ द ग्रोन अप्स फॉर द कनेक्शन, और वो कंसर्न है ऑफ द ग्रोन अप्स फॉर कनेक्शन, कि उनको बस ये है कि भाई हम किससे बात करें, फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टैक्सी। और ये सारे जो ग्रोन अप्स हैं वो किसी कनेक्शन के इंतज़ार में हैं, फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टैक्सी, कि शायद उनको कोई चांस मिल जाए कि उनको एक टैक्सी मिल जाए और वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। एक्चुअली टैक्सी सिंबलाइजिंग द लाइफ, चांसेस आर द सिंबलाइजिंग द चांसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में हम हर इंसान जो है इस इंतज़ार में है कि हमने खुद करना कुछ नहीं है और हम किसी जो है ना चांस के इंतज़ार में है कि कुछ ऐसा हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हर इंसान जो है वो इसी तरीके से है कि भाई मैं कुछ करूं या ना करूं, जन्नत में तो मैंने वैसे ही चले जाना क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग चांस के इंतज़ार में हैं कि कोई चांस होगा, हमने खुद कुछ नहीं करना, खुद क्या करना है, सिर्फ हमने टेंशन लेनी है, हमने अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है, अपना वक्त ज़ाया करना है। और उसके बाद हम बैठ जाते हैं सब इम्प्रैक्टिकलिटी के साथ कि कोई एक चांस आएगा हमारी ज़िंदगी में और मेरी किस्मत पलट जाएगी। ठीक है, सिंस दीज हैव नो टाइम टेबल, हालांकि इनके तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इनकी तो कोई ऑर्गेनाइज लाइफ ही नहीं है। मतलब दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम
इन petty एक्टिविटीज, इन petty मैटर्स, और जस्ट देखिए हम लोग छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, उससे हमारा जो एक प्रोडक्टिविटी लेवल होता है ना, वो बहुत पीछे चला जाता है। आप खुद अंदाजा करें कि अगर आपका मोबाइल है, उसकी एक मेमोरी है और मेमोरी भर गई, आपका मोबाइल सही काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। रीजन, उसकी स्पेस फुल हो गई है। सेम इज द केस विद द माइंड। जब तक आप पुरानी बातें इरेज नहीं करेंगे ना, तो उसके अंदर आप और सोचें डाल देंगे तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, सुबह से लेके शाम तक आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, एक टाइम टेबल बनाया जाए, एक कैजुअल लाइफ बनाई जाए, अपने आप को प्रोडक्टिविटी की तरफ लगाया जाए। यू गेट वन इफ यू कैन फाइंड वन थ्रू इन प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि आपको भी इस तरह का कोई एक चांस, कोई एक टाइम टेबल मिल सकता है, आपको भी टैक्सी मिल सकती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। वन दो इन प्रिंसिपल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। प्रिंसिपल्स टू स्पेंड लाइफ जो है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी हैप्पीजेड वे में गुजारेंगे, और क्योंकि उसने मास्टर्स कर लिया तो मैंने भी मास्टर्स करना है, और उसने एमफिल कर लिया तो मैंने भी एमफिल करना है, अगर तो बेटा हम इन चक्करों में पड़े रहे ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो सबसे पहले अपने अंदर देखें ना, आपके अंदर क्या है, क्योंकि इफ पैशन बिकम्स द प्रोफेशन यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन क्योंकि उसने, वो डॉक्टर बन गई और फिर मैंने भी डॉक्टर बनना है, तो वो भी डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर, इसमें नई चीज क्या है? नथिंग। लेकिन अगर आपके अंदर, आप खुद अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या है। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी रखी होती है। फिर मैं वही कहूँगी, स्टूडेंट कहेंगे मैम एक शेर बड़ा बोलती है, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे से दूरी, सी इनसाइड योर ओन सेल्फ। मेरे अंदर क्या है, वो जो अंदर है ना, जिस दिन आपको उसका पता चल गया, जब वो बाहर आएगा, यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वी आर अनकॉन्शियस। अपने बारे में हम अनकॉन्शियस हैं, बाकी सारों का हमें सारा कुछ पता है। सबके घरों में क्या हो रहा है, क्या इमरान खान ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, मरियम नवाज ने क्या कर दिया, ठीक है, मरियम औरंगजेब ने क्या कर दिया, ये हमें सारे पता होते हैं। यहाँ तक कि वो हमने डेली चेक करनी होती है शफकत महमूद की ट्वीट। मैं वैसे ये चीज़ें नहीं चेक करती, वो जो मेरे ग्रुप्स बने हुए ना, उसमें एक ट्वीट आ जाती है तो पता चलता है अच्छा आजकल की जनरेशन इसमें लगी हुई है। तो अपडेट्स यही आ रही होती है, फेसबुक खोल के देख लें तो कुछ ना कुछ। तो बेसिकली क्या है ये चीज़ें, एक्चुअली हमें बाकी सारी दुनिया का पता, मुझे मेरा पता नहीं है। तो और फिर हम दुनिया से ये एक्सपेक्ट करें कि दुनिया हमें चांस देगी, गवर्नमेंट हमें चांस देगी, फलाना बंदा हमें जॉब दे देगा। उसने कहा आपको चांस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने ज़रूरी हैं। द हैप्पीनेस इज इनसाइड यू, नॉट द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी, आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, तभी लोग जो है वो झोंपड़ियों में रह के भी बादशाह बादशाह ही होते हैं, और लोग महलों में रह के भी नौकर ही होते हैं, गुलामों वाली सोच होती है। तो एक्चुअली सोच इंसान को जो है वो मजबूत बनाती है, ना कि उसकी जो है इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस या कुछ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मजबूत बना देती हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड वन, वो कहता है आपको वो चांस ज़रूर मिलेगा, आपको वो टैक्सी ज़रूर मिलेगी, बट द सेगमेंट ऑफ चांस इन द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी इज व्हाट gives these leaning tower of Pisa figure their respect of dog impatience banking forward into the wind। वो कहता है आपको चांस मिलेगा, बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा है, आपको जरूर वो मिलेगा चांस, लेकिन सेगमेंट ऑफ चांस क्या है, द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी, आपको ये पक्का यकीन होना चाहिए, इज व्हाट गिव्स दिस लीनिंग टावर ऑफ पीसा फिगर। कहता है कम से कम वो उस लीनिंग टावर ऑफ पीसा फिगर, लीनिंग मीन के गिरता हुआ, ठीक है, बहुत बुलंद है, उसके इरादे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वो गिरता हुआ एक टावर है जो कि 70 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है, और लगता है ऐसे वो गिर जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये गट्स हैं तो आप भी, आपको भी वो चांस मिलेगा। देयर एस्पेक्ट ऑफ डॉग इन देयर एस्पेक्ट ऑफ डॉग फिगर्स, पिज़्ज़ा फिगर्स, पिज़्ज़ा के जो फिगर्स हैं
और फिर उनके एस्पेक्ट ऑफ डॉज, डॉज क्या कहते हैं, जो धोखे धोखे मतलब लगता है ऐसे जैसे वो इम्पेशेंस है, ठीक है, उसके जो फिगर्स है, उसकी जो बनावट है वो उसके इम्पेशेंस फिगर को शो करती है, यानी कि इम्पेशेंस यहाँ पे वो वाला इम्पेशेंस नहीं है कि बेसब्रा, इम्पेशेंस की कंटिन्यूसली वो चलता ही जा रहा है, वो गिर तो रहा है लेकिन गिर नहीं रहा। और किसके थ्रू वो इम्पेशेंस है, बैंकिंग फॉरवर्ड इनटू द वाइंड, वाइंड के सामने वो खड़ा है लेकिन वो गिरता नहीं है। तो आपको भी वो चांस मिलेगा अगर आप जो है पिज्जा टॉवर की तरह बन जाएंगे तो। सही समझ आई? तो जो कि गिर तो रहा होता है लेकिन गिरता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि तुंदिए बादी मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बेटा मुश्किलात तो आएंगी, पॉइंट्स तो आएंगी, आपको पीछे की तरफ पुल करेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब मैं नहीं मान सकती कि जो इंसान, अगर अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि आजमाया जाना है तो आजमाया जाना है, लेकिन हमने वो करना है जो हमारे अंदर होगा, हम वही करेंगे। अगर लोगों के एटीट्यूड की वजह से मेरा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, मैं नेगेटिव हो रही हूँ, गलती मेरी है, मैंने क्यों गलत सोचा, मैं क्यों उसकी वजह से टेंशन ले रही हूँ, गलती मेरी है। क्या अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा मैंने तुम्हें दिमाग दिया था और तुम मुझसे नेगेटिव सोचती थी? ये तो अमानत है अल्लाह की, ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दे दिया, ठीक है। अल्लाह मुझे पागल बना देता, अल्लाह ताला मुझे मेंटली रिटार्डेड बना देता, अल्लाह अभी भी चाहे मुझसे मेरी सारी ताकत छीन सकता है। ये तो मेरे रब का कमाल है कि हर लम्हे में मैं बोल रही हूँ। तो क्या मैं अपनी जबान जाया कर दूँ, क्या मैं अपनी सोच जाया कर दूँ, या मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाऊं कि कम से कम जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें कुछ अमानत दी थी, तुम्हारा जिस्म था, तुम्हारा दिमाग था, तुम्हारी आंखें थी, कान थी, क्या करके आई हो, क्या कहूंगी मैं? कहती हूँ ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और हमारा हिसाब इस हिसाब से नहीं होता होना कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ जुल्म किया था या सास ने मेरे साथ ऐसे किया था। हमारा हिसाब ये होना है कि आपने क्या सोचा, आपके कानों ने क्या सुना, आपकी आंखों ने क्या देखा, ये हमारी अथॉरिटी है। और जो चीज़ हमारी अथॉरिटी में है, कहीं हम उस पर करप्टेड तो नहीं है? हमारे पास अथॉरिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन है, कहीं हम करप्टेड तो नहीं है? ठीक है। या फिर हमारे अंदर वो गट्स हैं, हमारे अंदर वो विल एंड विश है कि हम आगे जा सकते हैं। सही सही है। तो ये मोबाइल फ़ोन ही है ना बेटा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितना दिमाग मेरा है ना, इतना इसका भी है। तो दो दिमाग मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं। सही हो गया। तो अब क्या करना है, सुरागे जिंदगी को ढूंढना है। तो वो कहता है आपको भी चांस मिलेगा, पहले वो सुरागे जिंदगी ढूंढो। इन शॉर्ट एनी स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स, yes, make an example of yourself before dying. In short any stop before the final one creates cloud. अब वो कहता है कि in short, वो कहता है अब वो उस सारी चीज को खत्म करने जा रहा है। अगर वो कहता है कि in short में final one अगर create होता है, creates clouds of an anxiety, अगर आपका end इस तरह से होता है in short any stop before, कि आपका जो final जो वन है, आपकी फाइनल जो assumption है, वो क्रिएट करती है क्लाउड ऑफ एन एंग्जाइटी, सैड, रिग्रेटफुल, इम्पेशेंस विद आवरसेल्फ। ठीक है, हमारे अंदर अगर एनएग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे अंदर सैडनेस है, हमारे अंदर रिग्रेट है, तो आवर लाइफ द वे वी हैव बीन डीलिंग विद अदर पीपल अप अंटिल नाउ, तो ये तो वो तरीके हैं कि हम लोगों के साथ जिस तरह से डील कर रहे हैं। तो एक्चुअली लोगों का कसूर नहीं है, एनएग्जाइटीज मेरे अंदर है, सैडनेस मेरे अंदर है, इम्पेशेंस मेरे अंदर है। आप किसी से टकरा जाते हैं और आपके कप में चाय होती है, टकराने के बाद क्या गिरेगा उसके ऊपर? चाय गिरेगी ना, क्योंकि कप में चाय थी। ठीक है, पानी होगा तो पानी गिर जाएगा उसके ऊपर जिसके साथ आप टकराएंगे, खाली होगा तो कुछ भी नहीं गिरना। इसी तरीके से इंसान का दिमाग होता है, जिसके साथ आप टकराते हैं ना, आपने वैसे ही रिएक्ट करना होता है। वाई कुड नॉट बी हैव बीन मोर कॉन्सिडरेट, हम कॉन्सिडरेट क्यों नहीं होते? ठीक है। और ये अर्बन लाइफ का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि बस तैयार बैठे होते हैं गाली गलौज के लिए। तो these figures leaving the platform and waiting to board the train are my brothers in a way that really wants to tell me why there is so little panic and disorder in the world.
और ये जो फिगर्स हैं, ये जो लोगों के फिगर्स हैं, लोगों के एटीट्यूड्स हैं, वो कहता है उस प्लेटफॉर्म पे और वो जो वेटिंग कर रहे हैं टू बोर्ड द ट्रेन आर माई ब्रदर्स, वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे भाई हैं, जो कि रियली वांट टू टेल मी, जो शायद मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा पैनिक और डिसऑर्डर क्यों है, एंड क्यों इतनी अनहैप्पीनेस है। इफ़ आई वर टू गेट डाउन नाउ टू स्ट्रेच, अगर मैं बैठ जाऊं और ये सोचूं टेक अ फ्यू स्टेप्स इन वेयरिंग एंड इन वेयरिंग, मतलब कि जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अगर रिलैक्स करूँ एंड वर्ल्ड वेरी क्लाउड ऑफ स्ट्रीम लाइक ग्रेट वाइट एप्पल, तो वो कहता है और मैं इनको फ्यू स्टेप्स लूँ कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ, और वर्ल्ड वेरी क्लाउड ऑफ स्ट्रीम और इस एनएग्जाइटी, वर्ल्ड वेरी क्लाउड ऑफ स्ट्रीम एक्चुअली वो एनएग्जाइटी और सैडनेस है जो पिछले अनहैप्पीनेस है, जिसने कि इंसान के माइंड को क्या कर दिया, बिल्कुल ही खाली कर दिया। ऐसे ही होता है ना, जितना हम टेंशन लेते हैं हम आगे नहीं जा सकते, हमारी सोचें हमें आगे नहीं जाने देती। लाइक ग्रेट वाइट एप्पल्स की तरह वो उसके दिमाग के ऊपर छा गई हैं, और ये जो इंसान है उसकी जो सोच है, यानी कि उसके दिमाग को उसने ग्रेट वाइट एप्पल बना दिया, यानी कि उसका दिमाग ही माउफ कर दिया। माइट आई जस्ट दो प्रॉक्सिमिटी एंड एपिंग ऑफ पोस्टर्स, और वो कहता है माइट आई दो जस्ट, और मुझे प्रॉक्सिमिटी यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये लोग क्या लग रहे हैं, जैसे एपिंग ऑफ पोस्टर्स हैं। एक पोस्टर है, एक स्टैचू है जो कि जस्ट मिमिक्री कर रहा है, एंड एटीट्यूड्स कम्युनिकेट दिस कंसर्न ऑफ माइंड, और उनके ये एटीट्यूड्स जो है मेरे, मतलब मेरा भी तकरीबन वैसे का वैसा ही एटीट्यूड है जैसे कि इन लोगों का। अब उसको अपना आप जो है वो कहता है क्योंकि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं भी इन जैसा ही कर रहा हूँ, और इन्हीं की तरह मैं एपिंग कर रहा हूँ, इन्हीं की तरह मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, टू देम दैट देयर जैक एटीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड टू माइंड। और वो कहता है उनके लिए, मतलब मेरे जो एटीट्यूड्स उन्हीं के जैसे हैं, टू देम। मैंने आपको कहा था पिछली लाइन नेक्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन से मिलती होगी। दैट देयर जैग्ड एटीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड टू मैन, उनके ये जैग्ड एटीट्यूड्स, उनके ये अप एंड डाउन जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं, इसको एक वो कहते हैं ना, कौन सा मूड होता है एकदम से आपका मूड ऑपोजिट हो जाता है ना, तो वो कहते हैं इनकी जो जैग एटीट्यूड है वो मेरे ही जैसे हैं। दैट देयर बीफिंग स्ट्राइक्स आंसरिंग सिल्वर सिल्वर बेल्स विद इन माई ओन चेस्ट। और मैंने आपको एक बताया था कि एपिफेनी, रिविलेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। और वो कहते हैं कि उनके ये जो बीफिंग स्ट्राइक्स हैं, जो कि उनके एटीट्यूड्स हैं, वो मेरी सिल्वर बेल्स को स्ट्राइक करते हैं विद इन माई ओन चेस्ट, मेरे सीने में। एंड दैट आई नो एज दे डू हाउ द लास्ट स्टॉप इज मिस्ड एनेक्शियस ऑफ ऑल, कि लास्ट स्टॉप जो है वो कितना एनेक्शियस होगा, तो इट मीन्स गेटिंग होम एट लास्ट, कि एटलीस्ट हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे टू द प्लेजर्स एंड डिससेटिस्फैक्शंस एट होम। अब एक तरफ वो प्लेजर्स एट लास्ट, या तो प्लेजर्स भी होंगे और फिर उसके साथ साथ डिससेटिस्फैक्शंस भी होंगी। इट्स दो अ विजिबल कोरस कॉल्ड ऑफ डिफरेंट लाइफ। अब वो एट द एंड वो कंक्लूड करता है कि शायद ये जो है विजिबल कोरस है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल है, सिंगिंग पीपल है, जो कि कॉल अप करते हैं डिफरेंट